प्रणाम, मेरा नाम कृतिका बलूनी है और मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश की एक छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव अज्ञानी था, उसको ना ही लिखना आता था ना ही पढ़ना आता था। इसको हम पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है आगैतिहासिक काल। इसमें मानव अर्धज्ञानी था, जिसको लिखना तो आता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानव जो आज का मानव है, जिसको लिखना भी आता था एवं पढ़ना भी आता था। ठीक, इसमें पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ ऐतिहासिक स्रोत भी मिले हैं। आइए अब हम उत्तराखंड के बारे में कुछ तथ्य देखें। उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड के कई स्रोत साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि बात करते हैं हम सबसे पहले अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि है लाखुड्यार या लाखू गुफा, जिस 1968 में इसकी खोल महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने की थी। यह बाड़छेना के पास दलबैंड में स्थित है एवं सुयाल नदी के तट पर है। यहाँ पे मानव एवं पशुओं की आकृति मिली है एवं चित्रों को रंग से रंगा गया है। फिर आता है फलसीमा में योग्य तथा नृत्य मुद्राओं वाली चित्रांक मानव आकृतियां मिली हैं। अब फिर आता है तीसरा आता है लवेथाप से मानव को शिकार करता हुआ दिखाया गया है एवं हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता मानव की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फिर आता है पेटशाल अल्मोड़ा के पेटशाल में एवं कफ्फरकोट में स्थित है। यहाँ पे मानव आकृतियों को कथई रंग से रंगा गया है। इसके खोजकर्ता यशोधर सिंह मटवाल हैं एवं इसकी खोज 1989 में की गई थी। फिर आता है कसार देवी। यहाँ 14 नृत्यकियों की चित्रांकन प्राप्त हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं चमोली के बारे में। चमोली में सबसे पहले आता है गोरखिया गुफा। इसके खोजकर्ता राकेश भट्ट जी हैं। यह चमोली के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मानव भेड़ भारतसिंगा लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि लाखू गुफा से थोड़ा चटकदार हैं। फिर आता है मलारी गांव चमोली जिले में स्थित है। यहाँ से गढ़वाल विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं को 2002 में 1000 वर्ष पुराने मानव कंकाल जानवरों के अंग तथा 5.2 किलो का एक मुखावरण सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है। यह माना जाता है कि यह 6वीं शती ईसा पूर्व के हैं तथा पाकिस्तान की स्वात घाटी से मिलते जुलते हैं। फिर आता है कीमनी गांव चमोली के थराली के पास स्थित है। यह भी एक गुफा है। इसमें हल्के सफेद रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। आइए हम बात करते हैं अब कुछ और जिलों में प्राप्त कुछ गुफाएं और लेक की, जैसे कि बनकोट पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ 8 ताम्र नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर आता है हुडली गांव। हुडली उत्तरकाशी में स्थित है तथा यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। फिर आता है रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन कप मार्क्स मिले हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ
आद ऐतिहासिक काल की, उत्तराखंड के कुछ आद ऐतिहासिक काल की। उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पे कुमाऊं को केदारखंड एवं कुमाऊं को मानवखंड एवं गढ़वाल को कुमाऊं केदारखंड के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल का वो हरिद्वार से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र को हम केदारखंड नाम से जानते हैं एवं नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी पर्वत तक का क्षेत्र हम मानसखंड, जो कि आज का कुमाऊं है, उससे जानते हैं। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना जाता है। आइए हम अभी कुछ गढ़वाल क्षेत्र के बारे में देखें। गढ़वाल क्षेत्र, इस क्षेत्र को बद्रिका आश्रम, स्वर्ग भूमि, तपोभूमि व केदारखंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1515 ईस्वी के दौरान एक प्रमुख राजवंश पंवार वंश के शासक अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता था तथा इस कारण यहाँ का नाम गढ़वाल पड़ा था। ऋग्वेद के अनुसार राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्रदेव एवं सुदास ने नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि यहाँ के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने जल प्रलय के वक्त में शरण ली थी तथा यहीं से सृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ। अलकापुरी, जो कि कुबेर की राजधानी है, वह मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान माना जाता है। टिहरी गढ़वाल के विशोन नामक स्थान पे पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम स्थित है और माना जाता है कि राम जी के वनवास के वक्त वशिष्ठ मुनि एवं उनकी पत्नी अरुंधति का निवास स्थान यहीं पर था। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में माना जाता है कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में राम जी ने अपने अंतिम समय पर तपस्या की थी एवं तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। एवं यहाँ के सीतानस्यु पट्टी, ये माना जाता है कि यहाँ के सीतानस्यु पट्टी में सीता जी धरती पर समाई थी, इसीलिए यहाँ प्रतिवर्ष मनसार का मेला लगता है। महाभारत के समय यहाँ कुडिंद वंश का आधिपत्य था। राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। इन्होंने युद्ध में, महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। राजा विराट की राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी थी, जिनकी पुत्री का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। बद्रिका आश्रम व कर्णाश्रम, दो विद्यापीठ यहाँ पे स्थित थे। कर्णाश्रम जो कि दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है, यहीं पे था। एवं यहाँ उन्हीं के पुत्र चक्रवर्ती राजा सम्राट भरत का यहीं पर जन्म हुआ था, जिनके नाम से हमारे भारत का नाम पड़ा। महाकवि कालिदास ने अपनी महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर ही की थी तथा वर्तमान में इस जगह का नाम चौकाघाट है। आइए अब हम कुछ कुमाऊं क्षेत्र के बारे में देखें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास स्थित कच्छप के पीठ के आकार के कांतेश्वर नामक पर्वत पर विष्णु भगवान ने अपने कच्छप का अवतार लिया था। इसीलिए यहाँ का नाम कुरुमांचल नाम से पड़ा, जिसको कि संस्कृत में कुमू तथा हिंदी में कुमाऊं
कुमाऊं कहा गया है। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख मानव स्कंद पुराण के मानव खंड में हमें मिलता है। ब्रह्म एवं वायु पुराण में यहाँ किन्नर यक्ष नाग आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा यक्षों के निवास स्थान की पुष्टि करता है तथा पिथौरागढ़ का बीनाग या बेनीनाग यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि जिसमें नाग जाति के प्रमुख उल्लेख मिलते हैं। ये थे कुछ कुमाऊं के तथ्य। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख लेखों के बारे में। प्रमुख लेखों इस राज्य में कई शिलालेख, मंदिर लेख, गुहा लेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आइए हम उनके बारे में कुछ देखें। कालसी लाखा मंडल शिलालेख, यहाँ के ज्यादातर शिलालेख कालसी, लाखा मंडल, थराली मंडल तथा माणा से प्राप्त हुए हैं। अशोक ने अपना एक शिलालेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर लगवाया था जो कि 257 ईसा पूर्व का है। उसमें अशोक ने यह अपनी उत्तरी सीमा पे टॉस एवं यमुना के संगम पर लगवाया था। अशोक ने इसमें यह लिखवाया था कि उन्होंने पशु एवं मानवों के चिकित्सा का बंदोबस्त यहाँ पे करवा दिया है एवं हिंसा को त्याग करके अहिंसा को अपनाने की बात इस लेख में कही गई है। इस लेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद तथा इस क्षेत्र को अपरांत क्षेत्र कहा गया है। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी यहाँ के लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में दो राजाओं का त्रिशूल लेख में 2 राजाओं का उल्लेख मिलता है, नागपति नाग एवं अशोकचल। नागपति यह बताता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में नागपति नाग और 12वीं शताब्दी में 1191 में अशोकचल ने यहाँ पे आक्रमण किया तथा यह क्षेत्र उन्होंने जीत लिया था। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में काफी राजवंश आए, जैसे कि हैं कुड़िंदों के बाद थे शक के बाद थे कुषाण के बाद थे कुछ क्षेत्र राजवंश, उनके बाद थे कृतपुर राजवंश, उसके बाद था नागवंश, उसके बाद था मौखरी वंश, फिर था कार्तिकेयपुर वंश और उसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं 2 भागों में विभक्त हुआ। गढ़वाल में एक प्रमुख राजवंश था पवार वंश और कुमाऊं का राजवंश था चंदवंश। अब हम कुछ धार्मिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। धार्मिक स्रोत में है ब्राह्मण ग्रंथ एवं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में यहाँ उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से कहा गया है एवं ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को कुरुओं की उत्तरी भूमि वाला क्षेत्र कहा गया है एवं कौशिकी ब्राह्मण में यह कहा गया है कि सरस्वती माँ जिनको कि वाग देवी का निवास स्थान बद्री का आश्रम बताया गया है। फिर हम बात करते हैं वेदों में केदारखंड एवं मानसखंड। केदारखंड जो कि गढ़वाल क्षेत्र हिमालय से हरिद्वार तक का क्षेत्र एवं मानसखंड कालीगिरी पर्वत से
नंदा देवी तक पर्वत का क्षेत्र मानसखंड कहा गया है? माना जाता है कि कुमाऊं में ही विष्णु भगवान ने अपना कच्छप अवतार लिया था। अब हम बात करते हैं कुछ विदेशी विवरण की। विदेशी विवरण में है वेनसांग, जो एक चीनी यात्री थे। यह हर्ष के समय पे उत्तराखंड में आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में उत्तराखंड के बारे में अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ तथ्य लिखे हैं। जैसे कि इन्होंने अपनी पुस्तक में उत्तराखंड को ब्रह्मपुत्र नगर एवं हरिद्वार को मो यू लो के नाम से बताया है। अब हम देखेंगे कुछ ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल में सबसे प्रमुख राजवंश था हमारा कुडिन राजवंश, जो कि 1500 बीसी से 300 एडी तक का रहा। कुडिन राजवंश को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, प्राचीन कुडिन, मध्यवर्ती कुडिन एवं पूर्ववर्ती कुडिन। प्राचीन कुडिन के साक्ष्य हमें रामायण एवं महाभारत से मिलते हैं। रामायण जो कि 7 कांडों में विभाजित है। इसके किष्किंधा कांड में कुडिन को कुडिन्दः कहा गया है एवं महाभारत जो कि 18 पर्वों में विभाजित है। इसके वन पर्व में कहा गया है कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो उन्होंने उत्तराखंड में ही शरण ली थी और एवं महाभारत के सुबह पर्व में यह कहा गया था कि अर्जुन ने कुडिन्दों को जीत लिया था। एवं अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती कुडिन के बारे में। पूर्ववर्ती कुडिन में काफी राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे कि विषदेव, अग्रराज, धनभूति फर्स्ट, वृद्धराज, धनभूति सेकंड और बलभूति और अमोघभूति। इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा थे अमोघभूति, क्योंकि इन्हीं के ज्यादा सिक्के या मुद्राएं यहाँ पर पाई गई हैं। इनकी मुद्राओं में राजज्ञ कुडिन्दस्य अमोघभूतिस लिखा गया है तथा ये खरोष्ट एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं कुछ स्रोतों के बारे में, कुडिन के कुछ स्रोत के बारे में, जैसे कि है इनके कुछ अभिलेख और इनके सिक्के। अभी इनके 5 अभिलेख मिलते हैं, जो कि एक बरहूत से और एक मथुरा से मिलता है। यह माना जाता है कि धनभूति फर्स्ट, ये 5 अभिलेख धनभूति फर्स्ट के हैं एवं इनके सिक्कों में हरिदत्त एवं शिवदत्त तथा काफी अन्य नाम भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी मुद्राओं के बारे में। विषदेव ने इनकी सबसे पहली मुद्राएं चलवाई थी और इन सिक्कों में कुडिन्दस और कौदय लिखा गया है। कुडिन वंश के शासक अमोघभूति की सर्वाधिक मुद्राएं पाई गई हैं, जो कि पूर्व में व्यास से अलकनंदा तक एवं पश्चिम में सुनेत से बेहद तक फैली हुई इनकी मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग अंकित है तथा इनके प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है राज्ञ कुडिन्दस्य अमोघभूति महाराजस अंकित है। पूर्ववर्ती कुडिन के समय भारत अनेक छोटे छोटे राजवंश में बट गया था। इनके बाद आए कुडिन्दों के बाद आए शकों के बाद आए कुषाण। थैंक यू।